हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया गया है, कहें तो विषय हिंदी व्याकरण। इस पे हम चर्चा आज करेंगे। खासतौर से शुरुआती ये जानकारी आप लोगों की होगी हिंदी व्याकरण में। तो चलिए शुरू करेंगे। इसमें खास तौर से हम पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहेंगे, व्हाट इज व्याकरण। सबसे पहले जानना जरूरी है किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो। उसके बाद से इसको हम कितने पार्ट में बांट करके पूरे व्याकरण का अध्ययन करते हैं उसको देखेंगे। और तीसरा जो है महत्व देखेंगे, इसका महत्व क्या है। तो आइए इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो मानव जो है जन्म के बाद सबसे पहले वो भाषा को सीखता है। नहीं, अभी सोचेंगे तो मानव जब जन्म लेगा तो जन्म के बाद तो वो व्याकरण सीखेगा नहीं। वो सबसे पहले वहाँ की क्षेत्रीय जो भाषा है, जिस क्षेत्र में वो जन्म लेगा वहाँ की पहले भाषा को बोलेगा। या आप किसी अशिक्षित व्यक्ति को देखेंगे, निरक्षर व्यक्ति को देखेंगे तो वो भी केवल पहले भाषा का ही प्रयोग करते हैं, उनको व्याकरण की जानकारी नहीं होती। नहीं, तो एक तरीके से यहाँ पे भाषा शब्द आया, यानी भाषा व्याकरण का जो संबंध है एक तरीके से कहें भाषा से भी है। तो जो भाषा व्यक्ति बोलता है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है, कुछ त्रुटियाँ होती है, उसको शुद्ध करता है कौन? व्याकरण। यानी भाषा जो व्यक्ति बोलते हैं उसको शुद्ध कौन करता है, यानी कुछ में उसमें गलतियाँ हो जाती है। जैसे कोई भी भाषा बोलेंगे, हिंदी, तो हिंदी में अगर भाषा बोलते हैं तो उसको शुद्ध कौन करेगा? व्याकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसको ग्रामर करे। नहीं, तो एक तरीके से ऐसे भी कहें कि व्याकरण ऐसा शास्त्र है। हम पहले ही बोले कि हम भी वही परिभाषा बताएंगे, थोड़ा सा अलग होगा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को, हिंदी भाषा को, खासतौर से हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा को हम शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं इस व्याकरण के माध्यम से ही। तो आप परिभाषा को याद कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। व्याकरण एक वैसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं। ओके, आप ये भी बता सकते हैं कि जब मानव का जन्म होता है उसके बाद मानव सबसे पहले भाषा का प्रयोग करता है और उस भाषा में जो त्रुटियां होती है गलतियां होती है और जो उसको शुद्ध कर देता है वो व्याकरण कहलाता है। एक यही परिभाषा हम बोले थोड़ा सा अलग बताएं। तो यही हमारा दो परिभाषा हुआ यहाँ पे, आप इसको याद करेंगे। इसके भेद की हम हिंदी व्याकरण में हम जो है इसको 4 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। 4 भाग में इसको हम बांट देते हैं यहाँ से। पहला है वर्ण विचार, या आप इसको व्यवस्था भी लिख सकते हैं, वर्ण व्यवस्था या विचार। दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार और अंतिम जो है वो है पद विचार। ठीक है, ये 4 भाग है व्याकरण का। इस 4 भाग में हम व्याकरण को समाप्त करेंगे बारी बारी से सब कुछ पढ़ के। सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, उसके बाद से शब्द व्यवस्था को देखेंगे, उसके बाद से वाक्य व्यवस्था को देखेंगे, तब तो पद विचार से पद व्यवस्था को देखेंगे। और यही से भी आप सोच भी सकते हैं कि जैसे वर्ण विचार, यानी वर्ण, जब 2 वर्ण मिलेगा तो शब्द बनेगा। वर्ण प्लस वर्ण मिलेगा तो क्या बनेगा? शब्द। और शब्द प्लस शब्द मिलेगा तब बनेगा वाक्य, और वाक्य प्लस वाक्य मिलेगा तब बनेगा पद। अब जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। तो इसमें हम खास तौर से पढ़ते हैं वर्ण विचार में वर्णों का स्वरूप कैसा है, इसका स्वरूप, इसका भेद, उपभेद, विविध आदि को हम विस्तार से इसमें देखेंगे जब इस चैप्टर को
शुरू करेंगे। ठीक है, शब्द विचार में भी हम यही देखेंगे। शब्द विचार में भी हम क्या करेंगे, शब्दों के भेद को देखेंगे, इसकी व्युत्पत्ति को देखेंगे, इसकी उपभेद को देखेंगे। नहीं, इसमें भी शब्दों के भेद को देखेंगे, इसकी उपभेद को देखेंगे, नहीं इसकी व्युत्पत्ति को देखेंगे, नहीं इसका स्वरूप क्या है वो देखेंगे, इत्यादि के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कब, जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे तब। अभी तो केवल ये बतलाया जा रहा है कि हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांट दिया गया है, वो कितने खंडों में टूटा हुआ है, उसको हम एक जगह कर दिए। अब बारी बारी से हम शुरू करेंगे। नहीं तो ये तो दूसरा हो गया शब्द विचार। उसी तरीके से वाक्य विचार में वाक्य की प्रकृति क्या है इसको देखेंगे दोस्तों, इसका भी स्वरूप होगा इसको देखेंगे, इसका भी भेद होगा इसको देखेंगे, इसका भी भेद होगा इसको देखेंगे, इत्यादि इसी के बारे में हम देखेंगे इसमें। ठीक है, उसी तरह से पद विचार में इसमें भी भेद है, उपभेद है, नहीं इत्यादि को हम इसमें भी देखेंगे विस्तार से जब इसको। तो ये पद विचार। अब कुछ आपके कॉन्सेप्ट हैं जो जब तक आप व्याकरण पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट जाने वाला नहीं है, तो आप इसको नोट में करके लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मिटाते हैं और फिर अभी हम बाद में महत्व को बताएंगे इसके बाद, फिलहाल इसको मिटाते हैं। तो कंसेप्ट आप नोट करके यहाँ पे लिखेंगे एकदम ध्यान से, सहजता पूर्वक। यहाँ पे हम भाग भी लिखे, यानी व्याकरण का भेद भी लाइन से। वर्ण, शब्द, वाक्य और पद, ये चार मिला। वर्ण, शब्द, वाक्य और पद, यानी चार गुण से मिलकर ये बना। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस लिख देते हैं, वाक्य अंतिम में वाक्य है ना, पद, सबको समझना। और यही कॉन्सेप्ट में आपको ये चारों का परिभाषा भी याद होगा। कैसे, ट्रिक है, आप ट्रिक लिखिए, नोट लिखिए, कुछ भी लिखिए। जैसे हम लिखते हैं राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राम आम खाता है, तो राम जो बना है, राम र प्लस आ मिल के बना है रा, आ म प्लस अ मिल करके बना है म, तब न राम बना है। तो ये जो है र आ म अ, ये सब क्या है, वर्ण है दोस्तों, क्या है, वर्ण है। और वर्ण प्लस वर्ण मिल गया तो एक क्या बना दिया, शब्द बना दिया, ये राम। और ये उसी तरह से आम का भी, ये भी एक शब्द बन गया है, वर्ण मिल करके। खाता भी वर्ण मिल करके एक शब्द बन गया है, नहीं, और है भी एक शब्द है। और तो जब वर्ण वर्ण मिल के एक शब्द बना दिया, तो शब्द शब्द मिल करके एक क्या बना दिया, वाक्य बना दिया, ये सबको वाक्य। और वाक्य जब बन गया तो वाक्य से निकलता है क्या, पद। वाक्य से निकलता कोई चीज है, पद। यानी वाक्य यानी सेंटेंस में जो शब्द रहता है वही पद कहलाता है। जैसे राम आम खाता है, नहीं, तो राम एक शब्द है, आम भी एक शब्द है, खाता भी एक शब्द है भी एक शब्द है, और शब्द शब्द मिल करके क्या बना दिया, वाक्य। और वाक्य किससे मिला है, शब्द से, तो जो शब्द इसमें है वही कहलाता है पद। क्या कहलाता है, पद। तो इसमें कई गो शब्द है, गिनेंगे, एगो है, दो गो है, तीन गो है, चार गो है। तो इसमें कोई पूछेगा कितना पद है, इस वाक्य में कई गो पद है, तो चार गो पद मिल करके ये वाक्य बना है। तो आप सबको एक तरीके से इसी सेंटेंस में देख लिए कि वर्ण किसको कहेंगे, शब्द किसको कहेंगे, वाक्य किसको कहेंगे। तो वर्ण उसको कहेंगे जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, शब्द किसको कहेंगे तो जो वर्णों से मिलेगा, वाक्य किसको कहेंगे जो शब्दों से मिलकर बनेगा, और पद किसको कहेंगे जो वाक्य में शब्द है उसको पद कहेंगे। नहीं, आप यहाँ पे देख लिए, तो ये कंसेप्ट है, VVI लगा लीजिए और इसको आप नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी, जब तक व्याकरण पढ़ेंगे तब तक आपको छोड़ने वाला नहीं है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके महत्व के बारे में, इसको मिटा करके व्याकरण का महत्व को कुछ बताएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो व्याकरण का महत्व, अंतिम हमारा पाठ बच गया है व्याकरण का महत्व। तो इसका महत्व क्या है देखेंगे। व्याकरण का महत्व यानी इसका बड़ाई कर देना, नहीं विशेषता कर रही है। तो आपको पहले ही बतलाया कि भाषा में जो त्रुटियां होती है उसको व्याकरण शुद्ध करता है।
तो व्याकरण कहलाता है। तो एक तरीके से कहें तो हमारी भाषा के लिए व्याकरण काफ़ी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। बिना व्याकरण के हम सही भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, ये बता सकते हैं महत्व में। जिस प्रकार से हम अगर भाषा का किसी भी भाषा का अगर विश्लेषण करेंगे तो उसमें व्याकरण की आवश्यकता होगी, तभी वो उसका विश्लेषण किया जा सकता है व्याकरण के माध्यम से। किसी भी भाषा का विश्लेषण व्याकरण द्वारा किया जाता है। एक से भाषा का जो विश्लेषण होगा, विश्लेषण नहीं, वो व्याकरण के द्वारा होगा, व्याकरण। इस प्रकार इसे भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। व्याकरण को भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? क्योंकि भाषा का जो विश्लेषण है वो व्याकरण के द्वारा ही होता है, इसीलिए इसे भाषा विज्ञान भी कहते हैं। जिस प्रकार आप मन का विज्ञान पढ़ते हैं उसको मनोविज्ञान कहते हैं, नहीं, उसी प्रकार ये है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे से इस हिंदी व्याकरण की जो शुरुआती जानकारी होती है, जो जड़ होता है इसका, आप समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियोज में आपको लेकर आएंगे वर्ण विचार के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।